गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल JPM एमिनेंस क्लासेस पर। बेटा, कल हमने आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। मैंने इस क्वेश्चन के साथ छोड़ा था। ये हमारा चैप्टर है परसेंटेज, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रतिशतता। ठीक है बेटा, हमने आपको कल इस क्वेश्चन के साथ छोड़ा था। हमने आपसे ये भी बोला था कि आप लोग कमेंट करें, हमें बताएं, लेकिन अभी तक मेरे पास इसका आंसर नहीं आया, जिसमें मैंने आपको बेटा ऑप्शन भी दिए थे। फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने दिया था कुछ ऐसा ही दिया था 10,000। बी ऑप्शन मैंने आपको दिया था 8,000। सी ऑप्शन मैंने आपको दिया था बेटा 15,000 और डी ऑप्शन मैंने बेटा आपको दिया था 1 लाख। ठीक है ना। तो मैंने आपको ये ऑप्शंस दिए थे और ये बोला था कि आप लोग थोड़ा सा वर्क अपने घर पर भी करें। तो बच्चों, समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग वर्क करना क्यों नहीं चाहते, या करते भी हैं या नहीं करना, क्या इशू है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरी कोशिश अपना कर रहा हूँ कि मैं आपको अपना 100% दूँ, फिर भी ऐसी एरर्स आ रही हैं तो ये फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, ऐसी एरर्स आनी नहीं चाहिए बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमने दिया था, क्वेश्चन को पढ़िए पहले बहुत ध्यान से कि A had certain amount, he gave 43% to B, then B deposited that amount in saving and current account in the ratio 21:22. The difference between the remaining amount and deposited amount in saving account by B is 3600. फाइंड इनिशियल अमाउंट ए हैड। मतलब मेरा क्वेश्चन सीधी बात बोल रहा है कि ए के पास कोई राशि थी, उसने बी को 43 दे दिया। कितना दिया? 43। अब ए के पास कितनी बच गई बेटा? 57। कितनी बच गई? 57। तो कुल मिला के पहले इसकी हिंदी समझ लीजिए कि ए के पास कुछ राशि थी, उसने उस राशि का 43% बी को दे दिया, और बी ने जो दी गई राशि थी, बी ने दी गई राशि को बचत खाता और चालू खाता में 21:22 के रेशियो में जमा किया। ए के पास बचा हुआ अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, ए के पास बचा हुआ अमाउंट और ठीक है ए के पास बची हुई राशि और बी द्वारा बचत खाता में जमा की गई राशि का अंतर 3600 रुपये है। क्या? 3600 रुपये है। तो बताइए ए के पास आरंभ में कितना पैसा था, कितनी राशि थी। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या इशू आया, मेरी आप कुछ समझ में नहीं आया कि आप लोगों ने क्यों नहीं किया। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कि मान लो कि ए के पास 100 रुपये थे। क्लियर है ये बात? 100 रुपये थे। अब क्या है कि उसने बी को कितना दे दिया बेटा? बी को दे दिया मेरा 43%। तो अभी ए के पास कितना बेटा बचा है? 57। ये बात तो क्लियर हो गई, ये रिमेनिंग अमाउंट हो गया। ठीक है ना। अब इसमें आगे ये कह रहा है कि बी के पास जितना भी था उसने सेविंग एंड करंट अकाउंट में, बचत खाता और चालू खाता में कितना जमा किया? 21:22 में। ठीक है ना। मतलब ये 21% और ये उस 43% में से उसने 21% और 22% में जमा कर दिया। अब बेटा जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है क्या? कितना है बेटा ये? 43। कितना है ये? 43। अब ध्यान देना, कह रहा है कि जो बी के पास बचा हुआ अमाउंट था, जो बी ए के पास बचा हुआ अमाउंट था वो, और जो चालू खाता है, जो चालू खाता बचत खाता है वो कितना है बेटा? 21। बी के पास बचा हुआ और ए के पास जो बचत खाता में था, इन दोनों का, ये ए का है और ये बी का जो है सेविंग अकाउंट का है। क्या? सेविंग अकाउंट। ठीक है। इसका कितना आंसर होगा बेटा? 36। ये जो अंतर 36 आया उसकी वैल्यू उसने दे दी है बेटा 36% इक्वल्स टू 3600।
कितना 3600। बेटा 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू मेरी बेटा आ जाएगी 36 से जब डिवाइड होगा तो मेरा आ जाएगा 100। ठीक है, मतलब 1% बराबर 100। तो अब पूछ रहा है बेटा वो कि उसके पास जो कितना 100% पूरा था ना, ये 1% की वैल्यू मैंने निकाल ली 100। अब वो पूछ कितना रहा है, पूरा अपना पूछेगा 100%, क्योंकि उसके पास तो पूरा 100 था ना। देखो अब हम ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे। हमने हमेशा बोला है कि मैं ही एक सत्य परमेश्वर हूं, मैं ही परम ब्रह्म परमेश्वर हूं। मैंने आपको ये बताया था, मतलब मुझे एक की वैल्यू हमेशा पता करनी होती है। अगर मैं अपने आप को जान गया, मैंने उस एक ईश्वर को जान लिया, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं इस दुनिया में। बेटा हम यहां पर वही काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो अभी क्या करते हैं, 1% की पता है और उसके पास इनिशियली था कितना बेटा, 100 था ना, तो 100% कितना हो जाएगा बेटा, 100 into 100। सिंपल सी बात है। क्या बेटा इसको लिखने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं। बहुत आसान होता है ये आंसर, ऐसे आ जाता है आंसर। क्या बेटा किसी को दिक्कत आ रही इसमें? ठीक है, अब आगे बेटा बढ़ते हैं इस बारे में। देख लीजिए बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको ना समझ में आए, ठीक है ना। देखिए बेटा एक क्वेश्चन है आपके सामने। कभी कभी हमारे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना क्या है। करना क्या है के लिए देख लेते हैं हम कि 20% क्वेश्चन दिया होता है कभी कभी। ऊपर वाला पहले देखिए, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन फिलहाल के लिए अभी मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। तो बेटा जब कभी ऐसे वैल्यू दी कि यदि या इफ x इक्वल्स टू 27.6% इंटू 33.7% इंटू 67 डिवाइड बाई x.52 परसेंटेज ऑफ x इंटू 13.9% इंटू, ये बेटा इंटू एक्स नहीं है, इंटू सॉरी, और फिर 127 इंटू में। बेटा ऐसे क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा पूछता है कि इनमें से x अपॉन वाई कौन बड़ा है, x अपॉन वाई में कौन बड़ा है, वह x बड़ा है या y बड़ा है। तो इसके लिए अब आपके सामने ये कैलकुलेशंस लिखी होती हैं और आपको समझ में आती नहीं है कि सर इनके साथ करना क्या है, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो कुछ नहीं पूछा है, उसने पूछा है या तो x की ज़्यादा वैल्यू आएगी या तो y की। अब हम इनको काटते पीटते हैं और हम समझते हैं हमें देखो यहाँ पर क्या वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, ये डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता कि इनकी वैल्यू क्या आएगी। हमसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, x बड़ा होगा या y बड़ा होगा। ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखते हैं बेटा आगे क्या है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बेटा अगर मैं 27-28 के अबाउट है ना, तो मैं अगर इसको ये 14 टाइम्स से 28 टाइम्स जाएगा, तो अगर मैं इसको ध्यान से देख लूं तो ये 2 टाइम नहीं जा रहा है, अप्रॉक्स 6 2 नहीं जा रहा बेटा, ये अप्रॉक्स है ना। ध्यान देना, हमें तो छोटा बड़ा मतलब है। और अगला देखो ये कितना है 11, मान के चलिए 11 है क्योंकि 5 यहाँ पे है 7 यहाँ पे। ये क्या 3 टाइम नहीं जा रहा, क्या 3 टाइम नहीं जा रहा। अब देखो ये 2 जा है और ये 2 जा है, कट गया ना, ये 2 जा है और वो 2 जा था तो कट गया ना, 2 जा तो गायब हो गया बेटा, 2 जा तो वो गायब हो गए ना। हाँ अब देखो क्या है, तो ऊपर वैल्यू क्या बची 3, नीचे वैल्यू क्या बची 1, सारा कटपीट के वैल्यू क्या बची 3/1। अब आप देख के बता सकते हैं कि अप्रॉक्स ये दोनों बहुत अंतर है, दोनों में डिफरेंस। तो बड़ा कौन सा होगा आपका x ग्रेटर देन y, तो आप इस वाले आंसर के साथ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो वो ये ध्यान रख कर दिया गया होगा कि आसपास की वैल्यूज कटती हुई हो। समझ में आ रहा ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो वो आपका ऐसा ही देगा कि आसपास की वैल्यूज कटती हुई हो। लॉजिकल क्वेश्चन होता है, लॉजिकल लगाएंगे, ज्यादा मैथमेटिकल दिमाग नहीं लगाएंगे कि हाँ हमें बहुत ज्यादा इसके लिए गणित आनी चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा गणित नहीं आनी चाहिए, बस 2 जा 3 जा करना आना चाहिए, मतलब आपको कटना पीटना थोड़ा सा आना चाहिए। क्लियर है ना।
अब बेटा अगला क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस तरीके का, ठीक है बेटा। इसमें कहा जाता है कि पहला दिया होगा कि 20% ऑफ ए, यानी ए का 20% बराबर 80% ऑफ बी, यानी बी का 18%। फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया होगा 25% ऑफ बी इक्वल्स टू x% ऑफ ए। ठीक है बेटा, जब आप इसको करते हैं तो मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल दिमाग लगाकर। क्या आप इसकी कैलकुलेशन हम मान ली यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये कह रहा है क्या मेरा, देखो बहुत ध्यान से, इनको आपस में अगर ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा मेरा, परसेंटेज तो चल ही जाएगा ना, इसका तो कोई मतलब नहीं है बेटा, परसेंटेज लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं कोई एक, चाहे ए में वैल्यू निकाल लूँ और चाहे मैं बी में वैल्यू निकाल लूँ, मैं किसी एक में वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मैं ऊपर वाले के लिए देखता हूँ कि मैं ए बराबर लिखता हूँ, इसके लिए ए बराबर, तो मेरा क्या हो जाएगा 18/20 बी, ठीक है ना। मैंने कोई एक के लिए मैंने वैल्यू निकाल ली, ए इक्वल्स टू 18/20 बी, क्लियर है। और जो अगला वाला दिया है ए 45 इंटू, ये तो परसेंटेज चले जाएगा ना, तो 45 इंटू बी इक्वल्स टू एक्स इंटू 80/20। या इसको आप बेटा और थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, 2 9 जा और 2 10 जा, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते थे कि ए बराबर 9/10 बी। तो यहाँ भी वैल्यू थोड़ा इजी लग जाएगा, कटने में इजी होगा, 9/10। और यहाँ बेटा क्या है, ए की जगह अब क्या हो गया बी, क्योंकि मेरा x का क्या था, a का x%, तो x तो हम बदलेंगे नहीं, a की वैल्यू हमने क्या रख दी 9/10 बी, 9/10 बी। अब देखो बेटा b और b कट गया ना, b और b कट गया ना, समझ में आ गया ना, b और b कट गया। अब क्या है बेटा कि हमने देखा 9 5 जा कितना होता है बेटा, 9 5 जा 45, ठीक है ना, 9 5 जा 45। तो अभी मेरा जब यहाँ पर, अब ये मेरा वैल्यू क्या हो गया 5 इक्वल्स टू x/10, क्योंकि b कट गया था, तो यहां से बेटा वैल्यू क्या निकल आएगी, x इक्वल्स टू 10 इंटू 5, और यहां पे बेटा क्या बच जाएगा, x इक्वल्स टू 50। समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके इट्स ओके, मैंने साथ आंसर थोड़ा गलत कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, इसमें आंसर चेक करना। तो इसमें अगर मान लिया हम ये आंसर रखते भी हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या आया, नॉट वाला, ठीक है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या आया, NOT, नॉट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर मान लिया ये भी आंसर आ गया तो मान लिया मैच नहीं करता, जनरली आंसर देता है, जनरली मैच करने वाला देता है। मान लो यहाँ पर अगर जैसे आंसर कैसे मैच कर जाता, अगर मैं यहाँ पर 26 कर देता तो 26 जो है मैच हो जाता, नीचे 13 आता ना, 13 आता, 13 ये वाला 13 यहाँ जाता तो 65 बन जाता, तब ये आंसर आ जाता। 20% हमने कर दिया, वैल्यू चेंज कर दी थी, तो कोई बात नहीं, नॉट आ जाएगा, इट्स ओके। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो इसी क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होना चाहिए, ये तो मैंने एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पूरा A to Z एक कैलकुलेशन करके बताया। अब आपको कुछ ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जो आप लगाएंगे और सोल्यूशन होगा। जैसे आपको पता है इधर भी A इंटू बी है और इधर भी A इंटू बी है, इसको बेटा मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले और इसको दोबारा रिवाइज करके देखिएगा। रिवाइज करके देखने के बाद जब आप पीछे से बैक करके इसको देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और उसके बाद जब भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिए। मैं बार बार कहता हूं कि बेटा मेरे पास एक व्हाट्सअप ग्रुप है, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया भी है, इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है बेटा ये आपके काम की चीज़ें, लॉकडाउन इस समय चल रहा है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा एक के बाद एक भर्तियाँ उम्मीद है मुझे कि वो निकलनी शुरू हो जाएंगी और तब आप कहेंगे सर बहुत अचानक से हो रहा है। इसलिए बेटा अभी से पढ़ लो, फिर अचानक बहुत वो कोर्स कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को बेटा हम ऐसे भी कर सकते थे, मान लिया हमारा 20% था तो बेटा हमारा A ये भी है और ये A इंटू बी है, हम इनको अगर चाहें तो 20
ठीक है, क्या करो 20 और ये आपस की वैल्यूज जो ऊपर नीचे हैं, ठीक है, इनको आपस में 20 ये जो ऊपर नीचे की वैल्यू इनको गुणा कर लो 20 × 45, हमेशा यही करना आप। और यहाँ पर क्या है बेटा 18 एक में है, इसमें 18 है और इसमें क्या है x, क्योंकि a और a तो वो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम a b तो लिख नहीं रहे हैं, हम जो वैल्यूज दिए वो लिख रहे हैं। यहाँ क्या है x × 18, ठीक है ना, बस बेटा यही करना है आपको। देखो 9 2 18, 9 5 this one 45, 2 10 x = 50, बस एक लाइन में आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। क्लियर। अब बेटा यहाँ पर कुछ बच्चों को यहाँ पर थोड़ी इशू आ रहा है, क्या आ रहा है कि सर यहाँ पे सर बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा नीचे लिख के देता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज करके फिर मैं इधर ही लिख देता हूँ। इसको बेटा देख लीजिए आप, कुछ नहीं करना बेटा, ये लाइन हमें करनी थी, कटापीटी करनी थी और आंसर आ जाता एक लाइन में, झंझट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा वैल्यूज उठा के लिख दो। अगला देखो, मान लीजिए आपका दिया हुआ है इफ 27% ऑफ P, मतलब P का 27% इक्वल्स टू 13% ऑफ क्या Q। क्लियर है ना, क्या Q। अब अगली बार में 9% ऑफ Q इक्वल्स टू X% ऑफ P। वहां भी A B था, यहाँ A था, यहाँ B था, यहाँ B था, यहाँ A था, सेम क्वेश्चन था। तो देखो इसी को हमने क्या कहा है, शॉर्ट ट्रिक। आप झंझट करने की कोशिश मत करो, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया वो आपको समझाने के लिए था, लेकिन आपका एग्जाम में क्या करना है, ये वैल्यूज जो आपको A और B के साथ में दी गई हैं, P Q के साथ में दी गई हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो और ठीक उसके इक्वल रखो 13 × x। ठीक है ना, तो इसमें आपका क्या होगा बेटा, वैल्यू निकाल लो, x = 27 × 9/13, 9 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा बेटा, 9 से मल्टीप्लाई फटाफट करो 243/13 इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी 18.6। ठीक है, करके देख लीजिएगा। मैं बताता हूं कि बेटा हुआ क्यों ऐसा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हुआ क्यों ऐसा। देखो आप लोग क्या कर रहे थे कि सर मैं जानता हूं कि इसका क्या होगा, ये परसेंट कट जाएगा तो मेरा यहां आ जाएगा 27 × P इक्वल्स टू 30 × Q। और सर मैं यहां से एक काम करता हूं, मैं Q की वैल्यू निकाल लेता हूं तो मेरा आंसर हो जाएगा 27/13P, या P की वैल्यू निकाल लाते हैं तो मैं किधर से भी निकाल सकता हूं। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे x% चाहिए ना, तो देखो यहाँ पर क्या है 9% तो कट ही जाएगा, यहाँ भी परसेंटेज और यहाँ भी परसेंटेज, आपका क्या बचेगा बेटा, यहाँ से ध्यान देना इस वाली इक्वेशन पे, वो तो हमने उधर निकाल ली Q की वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान देना 9 × Q की जगह बेटा हम क्या रखते हैं 27 × 3, ठीक है ना, 27 × 13 इक्वल्स टू x × P से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, तो x ही बचा मेरा। क्लियर है ना भाई, अगर हम यहाँ पे P रख भी लें तो x × P हो जाएगा ना, P तो वैसे भी कटना है, अगर हम इसके Q की वैल्यू 27P रख लें तो P तो वैसे भी कट जाएगा। अब यहाँ से बेटा वैल्यू सेम वही चीज आ गई जो मैं निकाल रहा था, सेम वही चीज आ गई ना कि आपको ऊपर नीचे करके करना यही पड़ रहा है जो मैं यहाँ कर रहा था, तो इसीलिए इतना नहीं करना है हमें सिंपल सोचना है कि इनकी जो ये वाली डिजिट्स होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, बस इनको बराबर इनका और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके साथ कि मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दिया है 30% ऑफ A + B। अब आप देखो कैसे घबराओगे इस क्वेश्चन से, A + B, और अगला क्वेश्चन दिया है 40% ऑफ क्या A - B, मतलब A + B का 30%, हिंदी वाले सुन लें, A + B का 30%, A - B का 40%। अगला एक इक्वेशन नीचे दिया है
ए रेशियो बी, क्या दिया है, ए रेशियो बी, उसकी वैल्यू क्या है बेटा, अगर आपको ये बोल दे कि आप ए रेशियो बी निकालिए, ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दिया उसने फाइंड ए रेशियो बी, अब आप परेशान कि सर मैं क्या करूं, तो मेरा बच्चों ध्यान से देखना है इसको कि क्या ये 30% ऑफ ए नहीं है, क्या हम इसको अगर हम लोग एक जो पहले प्रॉपर्टी लगती थी इंग्लिश में क्या बोलते थे उसे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, बेटा 4th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये वाली प्रॉपर्टी कि क्या करते थे, इसका इसके साथ भी गुणा होगा और इसका इसके साथ भी गुणा होगा, तो इसको करो 30% इंटू ए प्लस 30% इंटू बी इक्वल्स टू 40% इंटू ए प्लस सॉरी माइनस 40% इंटू बी। तो बेटा इधर क्या करो, आप ए वाला ए साइड में ले जाओ, तो आप जब उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो इधर बनेगा 30% इंटू बी, और ये इधर ये माइनस वाला बी वाला इधर आ जाएगा तो प्लस 40% इंटू बी, ठीक है ना, ये आ गया ना। अगला देखो ये क्या हो जाएगा 40% इंटू ए मतलब ए माइनस 30% ए, तो बेटा देखो यहाँ परसेंटेज कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हमारा सीधा पता है कि यहाँ बी है यहाँ बी है, तो यहाँ 30 और 40 सीधे जुड़ेंगे, मतलब 70% ऑफ बी इक्वल्स टू इधर 40 से 30 क्या कितना बचा बेटा 10% ऑफ ए। क्या ये तो सबको समझ में आ रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चों परसेंटेज उड़ेगा, परसेंटेज उड़ जाएगा, ठीक है, 0 उड़ जाएगा, ऑफ से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब ये ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब देखिए अगर यहां से देखा जाए तो ए रेशियो बी क्या निकलेगा बेटा, ए रेशियो बी, ये तो बी नीचे चला गया 7 की नीचे ये आ जाएगा 7:1। बेटा इतना तो आपको आना ही चाहिए, बेटा इतना तो आपको आना ही चाहिए। बढ़े बेटा आगे 7:1। अगला देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एक और कर लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। हाँ इस पर आपको हम एक क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जो इसमें थोड़ा सा वो बढ़ाकर कुछ पूछ सकता है। अभी हम अगली ही बार में ये क्वेश्चन बताने वाले हैं हम कि जैसे वो इस पर थोड़ा सा बढ़ा के पूछेगा तो आप क्या करोगे। जैसे उसने बोला है 50% या a प्लस बी का, हिंदी वाले देख लें इस बार वरना कहेंगे सर पक्षपात करते हैं हिंदी नहीं लिखते हैं। a प्लस बी का 50% बराबर क्या दिया हुआ है हमारा a माइनस बी का 40%। ध्यान से देख लें, मैं बोलता भी रहता हूं तो अगर गलत लिख जाए तो ऐसे नहीं परेशान नहीं हो, या सॉरी 60%, मैं बोलता भी रहता हूं क्या 60%, कितना 60%, तो ऐसा ना जाए कि सर दिख नहीं रहा था सर समझ में नहीं आया, ये सब बहाने ना बनाए। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बेटा ए रेशियो बी क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्या पूछेगा बेटा कि ए बी का कितना प्रतिशत है, क्या पूछेगा बेटा ए बी का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिए बेटा कि अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस क्वेश्चन के साथ आपको करना क्या है। आपको पता है कि 50% मेरा ए और बी के साथ जाएगा और 60% भी मेरा ए और बी के साथ जाएगा। तो जो चीज यहां पर मेरी माइनस वाली है उसको प्लस में लाएंगे तो 50 और 60 कितना हो जाएगा बेटा 1/110 परसेंटेज ऑफ बी है ना इंटू बी, और ये वाला माइनस जाएगा तो 60A इधर था और ये वाला क्या जाएगा 50A माइनस जाएगा तो 10% इंटू ए। एकदम क्लियर है, कुछ नहीं, परसेंटेज उड़ेगा, ए रेशियो बी ये 0 उड़ जाएगा तो ए रेशियो बी क्या बचेगा बेटा, ए रेशियो बी क्या बचेगा, ये तो नीचे जाएगा 11:1। 11:1। क्या बेटा सबको समझ में आई ये बात। मैंने क्या किया, देखो मेरा यहाँ क्या है
50% बी है ना यहाँ पे, जब इसको अंदर तोड़ेंगे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 50 बी आ जाएगा, और यहाँ कितना माइनस का 60 बी, तो इधर ले आएंगे तो माइनस का 60 बी इधर भी 50 के साथ ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110 परसेंटेज ऑफ बी। परसेंटेज तो यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, तो इसलिए बाद में उड़ा दिया हमने। तो फिर क्या है यहाँ पर देखिए ए के साथ प्लस में था ना यहाँ पे 60 परसेंटेज, और इधर से प्लस में था तो ये जाएगा माइनस में, तो ये बचेगा 10 परसेंटेज। तो ए रेशियो बी, अब यहाँ से बेटा 0 0 काट दिया हमने, और 11 रेशियो ए रेशियो बी क्या निकला है मेरा 11 रेशियो 1। अब पूछा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए किसका कितना प्रतिशत, बी का, बस निकाल लो भाई 1100%, बस क्लियर। अब एक और क्वेश्चन इसी पे करा देते हैं, बड़ा थोड़ा सा घुमा के दिया है और कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या करता है वो आपके साथ, एक क्वेश्चन नॉर्मल सा लिखता हूं, 7 1/7 परसेंटेज, हर बार सबका साथ दूंगा मैं, a प्लस बी, ठीक है ना, इक्वल्स टू 3/4 इंटू a माइनस बी। ठीक है, इस बार उसने क्या किया है, थोड़ा सा बेटा आपको हाँ, इसने क्या किया है, अब आप लोग परेशान ये हो गए होंगे कि क्या, कि यहां सर परसेंटेज वैल्यू दे दी और यहां नहीं दी, यहां सर परसेंटेज वैल्यू दे दी और यहां नहीं दी, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उसने ए रेशियो बी पूछा है, ए रेशियो बी पूछा है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, इसको ध्यान से देखना, 7 7 जा कितना होता है 49, और 1 कितना होगा 50/7 परसेंटेज ही तो बोला है, 50/7 परसेंटेज ही तो बोला है, और 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और नीचे तो 7 है ही, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1/14, 1/14। तो बस यही कर दो 1/14 ए प्लस बी, बस इस परसेंटेज वैल्यू को मैंने चेंज करना आपको बताया है, इस परसेंटेज वैल्यू को बेटा मैंने आपको चेंज करना बताया है, क्लियर है ना, मैंने आपको बताया ये। तो अब आगे आते हैं बेटा, 1/14 बी इक्वल्स टू 3/4 ए माइनस बी। ठीक है, अब आप करोगे क्या बेटा, ए को यहीं रहने दो, ए यहां रहेगा तो मेरा ये हो जाएगा 1/14 ए, और उधर वाला जब बेटा ए आएगा तो -3/4 ए। कोई दिक्कत है बेटा नहीं। और देखो ये यहीं पे रहेगा और इधर बी वाला जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी माइनस का 3/4 बी था ना, ये क्या था, और ये और जाएगा इसके साथ माइनस में हो जाएगा, माइनस का 1/14 बी। कुछ गड़बड़ हो गया बेटा, फिर से इसको करके देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो इधर को प्लस लाओ, 1/, अच्छा चलो ये b यहीं रहने दो, a को उधर ले जाएंगे, 1/14 b है ना मेरा, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मेरा आ जाएगा 1/14 a प्लस 1/14 b इक्वल्स टू 3/4 a माइनस 3/4 b। ठीक है, एक काम करो, a को आप चाहे उधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, आप उधर ही ले जाओ, तो इधर क्या बचेगा 1/14 b प्लस उधर वाला इधर आएगा 3/14 b इक्वल्स टू, उधर क्या है 3/4 a, और इधर वाला 1/14 जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/14 a। बेटा दोनों जगह a है, कॉमन है, इतना कर लो फिर आगे मैं बताता हूँ बेटा, इतना करो फिर मैं आगे बताता हूँ। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अच्छा पहले बस समझ में आ रहा है ना कि मैंने क्या किया, 50 इस वैल्यू को देखा, 7 7 49 1 50, 50/7, 50% की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/2, नीचे 7 था तो 1/14। मैंने इस वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया और आगे मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नीचे वाली वैल्यू को देखते हुए हम लोग आगे सॉल्व करेंगे।
यही तो था ना। देखो बेटा अब यहाँ पर क्या है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 4/14b हो जाएगा। क्लियर है ना, 314, क्योंकि इनके तो सेम है। नहीं 1/14b इधर था और आपका 3/4b आया इधर, 3/4b। अच्छा बेटा इसको थोड़ा इरेज, नीचे वाला हिस्सा जो था वो सही कर लेना, क्योंकि इसीलिए मैंने आगे मिटाला नहीं था। हाँ अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका रेशियो कितना निकलेगा, आपका रेशियो कितना निकलेगा, 4/14 का रेशियो कितना होगा बेटा, 28। तो अब ये क्या हो जाएगा, 22 जा 2b प्लस ये कितना होगा 7b इक्वल्स टू, अब इधर आ जाइए, फिर इसका रेशियो 28, इधर देखिए क्या आ जाएगा आपका 21a माइनस 2a। तो अब बेटा इधर क्या हो गया 7 to 9, ये तो 8, ये तो इक्वल है, कट जाएंगे तो बचेगा 9b इक्वल्स टू 19a। तो a रेशियो b क्या हो जाएगा 9:19। समथिंग वेंट रॉन्ग, आई होप कुछ रॉन्ग ना हुआ। 4, अच्छा हाँ देखो बेटा ध्यान से देखना, समथिंग वेंट रॉन्ग मैंने पहले ही बोला था कि कुछ गलत हो गया, तो आप लोग थोड़ा चलिए, आप लोग क्या बोलेंगे हम ही को बोलना पड़ेगा। देखो बेटा यहाँ पे इसको देख लीजिए, फिर से यहीं से देख लीजिए जहाँ से एरर हुई थी। 28 हो गया ना, 28 हो गया ना, 14 2 जा तो 2b हो गया प्लस 4 7 जा, 4 7 जा जाएगा ना, 7 ऊपर तो 3 है तो 21b। देखो 4 7 जा और 7 3 जा 21 इक्वल्स टू, इस वाले को सॉल्व कर लो, 28 7 7 3 जा 21a माइनस 14 2 जा 2a। तो ये तो गया, बचा क्या मेरा बेटा, इधर देखो 23b इक्वल्स टू 19a। तो a रेशियो b मेरा क्या हो जाएगा बेटा, a रेशियो b इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 23:19। सिंपल था, थोड़ा एकदम सिंपल था, बस ये हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशंस, कभी कभी दिमाग उतना स्थिर नहीं होता है तो हो जाता है, इसमें टेंशन लेने की नीड नहीं कि सर बहुत लेंदी हो गया क्या हो गया। चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिए। मोहन कुमार स्पेंड 48% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट and remaining amount he deposited in PPF and saving account in ratio 7:6. If amount spent on rent is 4800 rupees more than the amount deposited in saving account, then find his initial amount. Okay? क्या कह रहे हैं कि मोहन कुमार अपने मासिक वेतन का 48% किराए पर और शेष को वह PPF खाते में, कहाँ PPF खाते में वह बचत खाते में 7:6 के अनुपात में जमा करता है। यदि किराए पर खर्च की गई राशि बचत खाते में जमा राशि से 4800 रुपये अधिक है तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। तो बेटा क्या होगा देखते हैं। बेटा एक बात बताइए, आप हमेशा हमने बताया कि इससे पहले भी क्वेश्चन 100 बेस्ड पढ़ा चुके, तो 100 और रेशियो बेस्ड, ठीक है ये हम लोग, तो 100 को तो देखिए 100 में उसने 48 जो है वो रेंट पे दे दिया, उसमें से उसके बचे 52 को उसने 7:6 में बांट दिया। 7:6 मतलब बेटा उसने टोटल 13 हिस्से किए, 7 और 6 13। जब 13 हिस्से 52 के किए तो एक हिस्सा कितना किया, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 7 13 चौको 52 होता है बेटा, 7 और 6 13, तो 13 चौको 52, तो एक हिस्से का मतलब है 4, तो 7 हिस्से का क्या मतलब है 28, ठीक है ना, 7 हिस्से का मतलब क्या है 28 और 6 हिस्से का मतलब क्या है 6 चौक 24, ठीक है बेटा। फिर उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, आपसे ध्यान दीजिए इस बात पे कि क्वेश्चन में उसने बेटा कहा है कि क्या, कि जितना भी उसने किराए पर दिया था 48 और जितना भी उसने अपने बचत खाते में जमा किया 24, इन दोनों का अंतर, ये इनसे ज्यादा है ना, उसने कहा कि किराए का ज्यादा है तो अंतर मतलब पूछेगा, ज्यादा या कम पूछता है तो मतलब अंतर पूछता है, तो कितना है बेटा वो 4800 रुपए, कितना 4800 रुपए, कितना 4800 रुपए। तो बेटा 24, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी 24% बराबर 4800, तो 1% बराबर 200,
ठीक है ना। तो अब वो पूछा क्या बेटा, तो उसका मासिक वेतन था क्या, तो मासिक वेतन बेटा 100% की वैल्यू पूछेगा ना, 100%, 20,000 बेटा। अब इसमें वो क्वेश्चन में वेरिएशन कर सकता था, क्यों, देखो आपको जो करना था बेटा वो ये पूरा नहीं करना था, आपको दिमाग में रखना था, पहले मेरी एक बात सुन लो, आपको ये दिमाग में रखना था क्या, कितना 100 होगा, 100 में से 48 दे दिया, इससे अभी कोई मतलब नहीं, रेंट याद रखना है, 48 होगा, साफ साफ दिख रहा है मुझे क्वेश्चन में। अब क्या कहा उसने, 7 और 6 मतलब 13 दे दिए, 13 इससे दिए तो बचा 52 बचा था, 13 13 चौको 52, फिर मतलब किससे है मेरा, 6 वाले से, क्योंकि मुझे बचत खाते का अंतर बताया, तो एक 13 ये हिस्से दिए ना, और 52 बचा था, तो 52 को 13 भागों में बांटा, तो मेरे हिसाब में आना चाहिए एक हिस्से का मतलब 4, तो यहां पर हमसे पूछा गया 6 हिस्से का, तो 6 हिस्से का हो गया 24। अब 48 और 24 का अंतर कितना दिया है, 48 और 24 का अंतर 4800, तो बचा 24 बराबर 4800, 1 बराबर 2400, तो 100 बराबर 20,000। तो बेटा आपको करना क्या था, ये दिमाग में सब करना था कैलकुलेशन कि 48 माइनस 24 बराबर 24। आपको बस एक ये लाइन लिखने की जरूरत थी कि 24% बराबर दिया है हमें 4800, तो इसी हिसाब से आप दिमाग में ही रखते कि 1% की जो वैल्यू आएगी, 1% की जो वैल्यू आएगी वो 200 आएगी। अब बेटा वो चाहे कुछ भी क्वेश्चन में पूछ देता आपसे, कुछ भी कहने का मतलब ये है बेटा कि आपसे वो हो सकता है पूछ देता कि सेविंग अकाउंट, आपका पीपीएफ अकाउंट में कितना पैसा है, तो आपको अगर 1% की वैल्यू बेटा 200 पता है, 1% की वैल्यू अगर आपको बेटा 200 पता है, 1% की वैल्यू क्या आएगी 200, तो 28 की क्या होगी 5600। अगर वो पूछ देता कि उसने रेंट पर कितना खर्च किया, तो रेंट पर खर्च बेटा कितना किया 48, तो 1% की वैल्यू क्या है 200, तो रेंट पे खर्च कितना करेगा 48 गुना हो जाएगा, 48 गुना 9600, तो आप किसी भी तरह से निकाल सकते थे। आपको कुल मिला के इतनी ही कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में करनी है, आपको जो कॉपी पेन पे करनी है वो सिर्फ ये 2 लाइनें लिखनी है, बाकी कुछ नहीं लिखना, कॉपी पेन पे नहीं लिखना, हालांकि मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। ये आपका क्या था, पीपीएफ था, पीपीएफ, और ये क्या था आपका सेविंग, जो ये रिमेनिंग बचा था, ठीक बेटा। तो आप प्लीज़ इन्हीं 2 लाइनों को मानकर चलिए कि आपको एग्जाम में यही 2 लाइनें करनी है। हाँ, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपके दिमाग में ये सब नहीं आएगा, फिर आपके दिमाग में ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी, बोर्ड पे नहीं चलेगी, कॉपी पेन नहीं आपको यूज़ करना पड़ेगा, फिर आपको कॉपी पेन सिर्फ इतने क्वेश्चन के लिए, इतनी सी कैलकुलेशन की करना पड़ेगा कि 24% बराबर 4800 और 1% बराबर 200। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे एक और क्वेश्चन है आपके लिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बेटा हमने आप लोगों के लिए बनाया है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, और जैसा कि मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए ही छोड़ूंगा, हालांकि मैं कल करवाऊंगा अगर किसी का कमेंट नहीं आया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जयंत अपनी आय का 36% अपने भाई को देता है, अपने भाई से प्राप्त राशि से जयंत का भाई उसे 7:5 के अनुपात में ट्यूशन फीस और लाइब्रेरी की सदस्यता या लाइब्रेरी पर खर्च करता है। यदि लाइब्रेरी सदस्यता पर 3750 रुपये खर्च किए गए हों तो जयंत के पास कितनी राशि थी, ठीक है। Mr. Jayant gives 36% of his income to his brother. The amount received from Jayant, his brother is spent on tuition fees and library fees in ratio 7:5. If amount spent on library fees is 3,750 rupees, then how much amount Jayant initially had? बेटा ये क्वेश्चन आपको फिर से अपने आप करना है। लास्ट में बेटा अगर आप लोगों को हमारा वीडियोस, हमारे ट्रिक्स, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं बेटा तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेटा प्रेस द बेल आइकन जरूर दबाइए बेटा। घंटी बनी होती है, ठीक है ना, घंटी आप बना लीजिए और उस पर ऐसे, और इस पर बस बेटा आपको क्लिक करना है। क्या करना है, आपको क्लिक करना है, प्रेस करना है, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको ऑल और पर्सनलाइज्ड का ऑप्शन मिलेगा। किसी एक पर भी आप दबा दीजिए, आप ऑल पे दबा दीजिए, आप ऑल पे दबा दीजिए, और बस आपको जितने भी मेरे द्वारा नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे।
ठीक है ना बेटा। और आप लोग ये बेटा सारे वीडियोस जैसा मैंने लाइन वाइज डाले हैं वैसे ही आप लाइन वाइज जितना भी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 या सिंप्लीफिकेशन ये फिर जैसे भी मैंने डाले हैं आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, तब आपको ये सब चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। बेटा अभी के लिए हम इतना ही करते हैं कि आप लोग से बोल ही सकते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, कर तो रहे हैं, मैं जान रहा हूँ आप लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक भी आप लोग ठीक ठाक दे रहे हैं। तो ऐसा करिए ना, जब इतना कर ही रहे हैं तो चुपचाप एक बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमें कम से कम इतनी एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। बेटा हमको भी बहुत कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आपको हर एक आदमी को भेजना ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेरा नोटिफिकेशन आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएगा। और जितने लोग ऐसा कर लें वो मुझे कमेंट जरूर करें मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर, जो नंबर आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ 9452537460। जिनको नहीं है वो मुझसे जुड़ सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के चीज़ें भी हमसे पूछ सकते हैं हमारे ग्रुप पर। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।